हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स थोड़ा सीखेंगे, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है कि बिना मैथमेटिक्स के फिजिक्स करना मुश्किल काम है। कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहती है डिफरेंट चैप्टर्स में, और उसमें मैथमेटिक्स बहुत डिटेल भी हमें नहीं जानना है, बट उतना जरूर पढ़ना है जितना कि फिजिक्स में जरूरत पड़ती है। जैसे कि टिग्नोमेट्री का कुछ पार्ट फिजिक्स में यूज होना स्टार्ट हो जाता है पहले चैप्टर से। वेक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा पार्ट था जो हमने ऑलरेडी कर लिया है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ और चीजें हैं। टिग्नोमेट्री हो गई, डिफरेंशिएशन कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, ये दो चीजें हो गई। ठीक है, थोड़ा बहुत कोनिक सेक्शन मतलब सर्कल क्या होता है, पैराबोला क्या होता है, ये सारी चीजें जो बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर आती हैं वो हम सीखेंगे। हम लोग स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन से, फिर हम इंटीग्रेशन पढ़ेंगे और फिर हम टिग्नोमेट्री में आएंगे। तो डिफरेंशिएशन में होता क्या है, तो डिफरेंशियल कैलकुलस इसको नाम दिया जाता है। और डिफरेंशियल कैलकुलस को सीखने के पहले हम एक बात समझते हैं कि फंक्शन क्या होता है, पहले इसको समझते हैं। देखिए, फंक्शन का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड करती है, जैसे मान लो y की वैल्यू x की वैल्यू पर डिपेंड कर रही है, तो हम ये कहेंगे कि y इज अ फंक्शन ऑफ x। तो अगर हम लिख रहे हैं कि y डिपेंड्स ऑन x, तो मैथमेटिकली हम लिखते हैं कि y इज अ फंक्शन ऑफ x। एक ही बात है, तो y डिपेंड्स ऑन x मतलब y इज अ फंक्शन ऑफ x। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो हम f रिप्रेजेंट करते हैं कि कोई फंक्शन है और ब्रैकेट में लिख देते हैं x, तो इसका मतलब है कि y इज अ फंक्शन ऑफ x। कोई जरूरी नहीं है कि f आप यूज करें, ऐसा भी हो सकता है कि आप ये भी लिख सकते हैं कि y इज g ऑफ x। लिखते हैं, पढ़ते हैं y इज f ऑफ x, या y इज अ फंक्शन ऑफ x, y इज g ऑफ x, y इज अ फंक्शन ऑफ x। तो कोई जरूरी नहीं कि f ही हो, कोई भी सिंबल हम यूज कर सकते हैं, f g h। ठीक है, इससे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, पर मोस्टली हम f का ही यूज कर रहे होंगे। अब इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो हमको लिखा है कि y इज इक्वल टू 3x प्लस 2, तो क्या हम x के डिफरेंट वैल्यूज को देंगे तो y की डिफरेंट वैल्यूज आ जाएंगी। जैसे अगर हम x को 0 लिखते हैं तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी। अगर हम x को 1 रखते हैं तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी। x को अगर हम 2 रखते हैं तो y की वैल्यू 8 आ जाएगी। अगर हम x को -1 रखते हैं तो y की वैल्यू -1 आ जाएगी। मतलब y की वैल्यू इस बात पर डिपेंड कर रही है कि x की वैल्यू क्या है, तो y इज अ फंक्शन ऑफ x, और हम इसको मैथमेटिकली y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फंक्शन का मतलब सिर्फ इतना ही है कि y इज अ फंक्शन ऑफ x। अब फिजिक्स में क्या यूज है, अब जैसे अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे या कैसे भी चल रहा है तो वो कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। अब उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो ऑब्वियसली इस बात पर डिपेंड करेगा कि कितना टाइम बीत चुका है। टाइम बढ़ता जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट भी बदलता जाएगा। तो अगर हम ऐसा लिखते हैं फिजिक्स में अगर हमने ऐसा लिखा कि डिस्प्लेसमेंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, इसका यही मतलब है कि हम इस पूरे स्टेटमेंट डिस्प्लेसमेंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसका सिर्फ यही मतलब है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम के साथ बदल रहा है, या डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू टाइम की वैल्यू पर डिपेंड कर रही है। अगर मैं लिखा कि वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब वेलोसिटी टाइम के संग बदल रही है। एक्सेलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो एक्सेलरेशन टाइम के संग बदल रहा है। तो जो भी चीज बदल रही है वो ये है, और जिसके ऊपर वैल्यू डिपेंड कर रही है वो है उसके अंदर की ब्रैकेट के अंदर की क्वांटिटी। तो वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, वेलोसिटी टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम मैथमेटिकली उस चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सीखने के लिए हम y इज अ फंक्शन ऑफ x से सीखते हैं, लेकिन y डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, x टाइम हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। इस तरीके से कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड कर सकती है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि हमको लिखा हुआ है कि y इज इक्वल टू 3x प्लस 2, ये लिखा था। तो हमने लिखा कि y इज अ फंक्शन ऑफ x, y इज अ फंक्शन ऑफ x, क्योंकि y की वैल्यू x की वैल्यू पर डिपेंड कर रही है, तो y इज अ फंक्शन ऑफ x।
कौन सा फंक्शन है? ये फंक्शन है जिस पे डिपेंड करता है। तो अब अगर हम चाहें तो हम ये भी लिख सकते हैं कि जो फंक्शन ऑफ x है वो 3x प्लस 2 है, क्योंकि y को ही हम फंक्शन ऑफ x कह रहे हैं, और y अगर 3x प्लस 2 था तो जो फंक्शन ऑफ x है वो 3x प्लस 2 है। अब अगर मैं x को यहां पे 0 लिखूंगा तो यहां भी x को 0 लिखना पड़ेगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं x को 1 रखता हूं यहां पे तो यहां पर भी x को 1 ही रखना पड़ेगा, तो 3 इंटू 1 प्लस 2 तो ये हो जाएगा 5 के बराबर। अगर मैं x को -1 रखूंगा यहां पर तो यहां पर भी x -1 ही हो जाएगा और ये हो जाएगा -1। तो इस तरीके से अगर हम x की वैल्यू को बदलते जा रहे हैं तो आप कह सकते हो कि x की वैल्यू को बदलने से ये जो फंक्शन ऑफ x है ये भी बदलता जा रहा है, और ये फंक्शन ऑफ x और कुछ नहीं बल्कि y की ही वैल्यूज है जो x की वैल्यू के साथ साथ बदल रही होंगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम y इज द फंक्शन ऑफ x लिख सकते हैं। अच्छा, अब अगर हमको ऐसा कुछ लिखा है कि फंक्शन ऑफ थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, मतलब कोई ऐसा फंक्शन है जो थीटा पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर मैं पूछूं कि अगर हमने यहां पर थीटा की जगह 90 डिग्री रख दिया तो क्या यहां पर भी 90 डिग्री और यहां पर भी 90 डिग्री रखना पड़ेगा? और अगर इन दोनों की वैल्यूज को 90 डिग्री हमने रख दिया तो ये 1 हो गया और ये 0 हो गया, तो उसकी वैल्यू 1 हो गई। उसी तरीके से मैं थीटा को कुछ भी रखता जाऊंगा, आपको राइट हैंड साइड पे भी थीटा को वही रखना पड़ेगा जिससे कि उस फंक्शन की वैल्यू को हम कैलकुलेट कर पाए। ठीक है, ये इस फंक्शन का मतलब होता है। हमें फंक्शन बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने कहा कि जिस फिजिक्स में जितनी जरूरत पड़ रही है सिर्फ उतना ही हमको सीखना होता है, और इस तरीके से हम फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक और चीज समझते हैं, एक और बात समझते हैं। जैसे मैंने लिखा कि f ऑफ x है 2x प्लस 5 और g ऑफ x है x स्क्वायर। ठीक है, दो अलग अलग फंक्शन है। ये फंक्शन भी x पे डिपेंड करता है, इस तरीके से x बदलता जाएगा तो ये बदलता जाएगा, और ये दूसरा कोई फंक्शन है जो x पे डिपेंड करता है इस तरीके से। अगर मैं f ऑफ g ऑफ x लिख रहा हूं तो इसका मतलब क्या हो, इस बात को समझो। क्या जहां पर पहले x लिखा होता था, जहां पर पहले x लिखा होता था, इस ब्रैकेट के अंदर जो x लिखा था उस x की जगह हमने क्या लिख दिया है? हमने उस x की जगह g ऑफ x लिख दिया है। आप देख सकते हो इस ब्रैकेट के अंदर x लिखा था लेकिन मैंने इस ब्रैकेट के अंदर g ऑफ x लिख दिया है। इसका मतलब जहां पर ये वाला x भी लिखा था इस x की जगह gx आ गया तो इस x की जगह भी gx आ जाएगा, और इस x की जगह gx आ जाएगा तो 2 वैसे ही रहेगा। ये हो जाएगा g ऑफ x जो था वो लिख देंगे प्लस 5, ऐसा लिख सकते हैं। इस x की जगह gx आ गया तो इस x की जगह भी gx आ गया, gx प्लस 5, और gx खुद कितना था? x स्क्वायर था, तो 2x स्क्वायर प्लस 5 ये लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर हमें कैलकुलेट करना होता g ऑफ f ऑफ x, तो हमने क्या किया है, जिस x को हमने यहां रखा था क्या उस x की जगह पूरा f ऑफ x आ गया है? उसी तरीके से हम कहेंगे कि ये जो x यहां पे रखा हुआ था इस x की जगह पूरा f ऑफ x आ जाएगा और इसका होल का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि x जो था वो x की जगह fx आ गया तो इस x की जगह भी fx आ गया और उसका होल स्क्वायर हो गया। अब fx कितना था? fx था 2x प्लस 5, तो वो लिख देंगे और उसका स्क्वायर। ठीक है, तो बस ये बेसिक फंक्शन कैसे लिखते हैं ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, और इस तरीके से हम फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आते हैं हम डिफरेंशियल कैलकुलस में कि होता क्या है डिफरेंशियल कैलकुलस। तो डिफरेंशियल कैलकुलस में आप पहले ये समझिए कि अगर मैं लिखता हूं डेल्टा x तो इसका मतलब होता है कि चेंज इन x में कितना चेंज आया है ये डेल्टा x है। अगर हमने लिखा कि डेल्टा y तो इसका मतलब होता है चेंज इन y। अगर आपने लिखा डेल्टा s तो मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा v चेंज इन वेलोसिटी। डेल्टा का मतलब चेंज होता है, लेकिन अगर ये चेंज बहुत ही छोटा होता है तो हम इसको dx लिखते हैं। dx का मतलब मैथमेटिकली हम इसको कहते हैं डिफरेंशियल, या डिफरेंशियल का मतलब वेरी स्मॉल चेंज इन x।
तो x में जो चेंज हुआ है अगर वो बहुत छोटा चेंज है तो उसको हम dx लिखेंगे। उसी तरीके से अगर मैं dy लिख रहा हूं इसका मतलब डिफरेंशियल या अगेन वेरी स्मॉल चेंज इन y। ठीक है, तो अगर हम x में चेंज करेंगे तो ऑब्वियसली y भी चेंज होगा। जैसे y को अगर मैंने लिखा कि y 2x प्लस 5 है, तो x जब बदलेगा राइट हैंड साइड में तो y भी बदलेगा लेफ्ट हैंड साइड में। और अगर x की वैल्यू में एक छोटा सा चेंज आया होगा तो y की वैल्यू में भी बहुत छोटा सा चेंज आया होगा। और ये जो dy y में चेंज है और dx x में चेंज है, इसका जब हम रेशियो लेते हैं कि y में क्या चेंज आया और x में क्या चेंज आया, इसी को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। मतलब अगर हम dy बाई dx का रेशियो निकाल रहे हैं तो उसको हम कहते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। अगर मैंने मान लो निकाला होता ds बाई dt, फिजिक्स में हमें ऐसे निकालना होगा, तो हम ये कहेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब हो गया डिस्प्लेसमेंट किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू टाइम, t है टाइम। तो अगर हम ds बाई dt लिख रहे हैं तो इसका मतलब है डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो मैथमेटिक्स में अगर कोई भी एक चीज, जैसे मैंने फंक्शन की बात करी कि अगर y x का फंक्शन है तो अगर x बदलेगा तो y भी बदलेगा, और y में कितना चेंज आया और x में कितना चेंज आया इसका रेशियो dy बाई dx होगा, जिसको हम कहते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। मैथमेटिक्स में डिफरेंशियल कैलकुलस एक बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन हमें ये नहीं पता करना है कि ये चेंज कैसे आ रहा है। हम जब चेंज की बात करेंगे तो चेंज कितना आ रहा है, इसके कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, वो आपको पता होने चाहिए। कैसे आ रहा है वो मैथमेटिक्स में सिखाया जाता है कि मैथमेटिक्स में हम कैसे dy और dx की वैल्यू को निकालते हैं। तब ये फॉर्मूले क्या है मैं आपको ये बता दूं। तो पहला फॉर्मूला है कि अगर y की वैल्यू साइन x है, मतलब y की वैल्यू x की वैल्यू पर डिपेंड कर रही है, तो अगर हम dy y में चेंज अपॉन dx x में चेंज निकालते हैं तो ये वैल्यू cos x के बराबर आती है। ठीक है, उसी तरीके से अगर y की वैल्यू cos ऑफ x है और हम अगर dy y में चेंज अपॉन dx x में चेंज निकालते हैं, ये वैल्यू माइनस साइन x के बराबर आती है। फिर अगर y की वैल्यू है tan ऑफ x, तो tan ऑफ x अगर है तो dy और dx का जो रेशियो होता है ये होता है sec स्क्वायर x के बराबर। ठीक है, अगर y की वैल्यू cot x है तो dy बाई dx का रेशियो आता है माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर x के बराबर। ठीक है, फिर अगर y की वैल्यू है e की पावर x, अब e क्या है, e जैसे पाई एक कांस्टेंट होता है पाई 3.14 होता है, वैसे e भी एक कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होती है। तो ये कांस्टेंट है जिसको हम लोग एक्सपोनेंट भी कहते हैं, e को कहते हैं एक्सपोनेंट। ठीक है, तो आपको कभी भी e मिलता है तो मान के चलना एक कांस्टेंट है, और जब आप y की वैल्यू e की पावर x है और dy बाई dx निकालते हैं तो ये e की पावर x अगर था तो e की पावर x ही रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, अच्छा अब अगर y की वैल्यू log ऑफ x, log मैं आगे डिटेल में बताऊंगा, कभी भी log लेते हैं तो उसका एक बेस होता है, यहां पे हम बेस e लिख रहे हैं, और अगर हम इसका dy बाई dx निकालते हैं तो ये dy बाई dx होता है 1 डिवाइडेड बाई x के बराबर। ठीक है, फिर अगर y की वैल्यू कांस्टेंट है, y की वैल्यू कांस्टेंट है मतलब y कांस्टेंट है, अगर कोई कांस्टेंट है तो ऑब्वियसली वो तो बदल ही नहीं सकता, और अगर वो बदल ही नहीं सकता तो dy बाई dx में dy 0 होगा क्योंकि कोई चीज बदल ही नहीं रही है, और dy बाई dx की वैल्यू भी 0 आ जाएगी क्योंकि y अगर बदल ही नहीं सकता तो dy बाई dx की वैल्यू 0 हो गई। ठीक है, अगर y और x दोनों बराबर है, अगर y और x दोनों बराबर है
तो क्या जितना चेंज y में होगा उतना ही चेंज x में होगा, क्योंकि x आप बदलोगे तो y बदलेगा, तो dy बाई dx का चेंज बराबर बराबर होगा, तो इसका रेशियो 1 के बराबर हो जाएगा। फिर y आता है x टू द पावर n। ये फॉर्मूला काफी बार यूज होता है कि y की वैल्यू x की सम पावर है। तो हम जब यहां पे dy बाई dx निकालते हैं तो ये जो पावर होती है ये बाहर आ जाती है, और जो भी ओरिजिनल पावर होती थी उसमें से एक को घटा देना पड़ता है, मतलब इसकी पावर n से बदलकर n-1 हो जाती है। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूले हैं जो कि हमें यूज पढ़ेंगे फिजिक्स में, स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं जो आपको याद होने चाहिए। लेकिन इन फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, क्योंकि कुछ और भी क्वेश्चन आ सकते हैं जिसके लिए हमें इन फॉर्मूलों को अप्लाई करके कुछ नए रूल्स होते हैं डिफरेंशिएशन के, उन रूल्स में उन चीजों को सीखना पड़ता है। मैं उन रूल्स में जाने के पहले ये जो फॉर्मूला है 9th नंबर वाला, इस पे कुछ क्वेश्चन हम करना चाहेंगे। ठीक है, तो इस 9 नंबर के फॉर्मूले को हम तब यूज करना है जब पावर आ जाती है, और जब भी पावर इन्वॉल्व होगी तो हमें उसको डिफरेंशिएट करने में पावर को बाहर बुलाकर ओरिजिनल पावर को 1 से घटा देना है। तो जैसे मान लीजिए क्वेश्चन हमको दिया हुआ है कि y इज इक्वल टू x की पावर 3, और हमसे कहा गया कि इसको डिफरेंशिएट करो। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लिखेंगे dy बाई dx इज इक्वल टू, जो पावर थी 3 वो बाहर आ जाएगी, और जो भी पावर पहले से थी उसको 1 से घटा देंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि y इज इक्वल टू, मान लो रूट x दिया हुआ है। रूट भी एक पावर होती है, और अगर रूट पावर होती है तो रूट का मतलब होता है कि पावर का हाफ होना, जिसको हम स्क्वायर रूट कहते हैं, पावर को हाफ होना। और जब इसका dy बाई dx करेंगे तो हाफ की पावर बाहर आ जाएगी और ओरिजिनल पावर 1 घट जाएगी, तो हाफ में से 1 माइनस करेंगे तो माइनस हाफ हो जाएगा। अब अगर x की पावर माइनस हाफ बची है तो हम अगर उसको नीचे ले आएंगे तो पावर प्लस हाफ हो जाएगी, और पावर हाफ का मतलब रूट होना होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 रूट एक्स। तो रूट एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं तो 1/2 रूट एक्स मिलता है। ठीक है, ओके, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम में आए तो हम अगर ऐसा लिखते हैं y इज इक्वल टू 1/x। अब देखो x नीचे आ गया, कोई बात नहीं, अगर x नीचे भी आ गया है तो हमें जब उस फॉर्मूले का यूज करना है तो हम इस x को ऊपर ले जाएंगे तो पावर -1 हो गई। अब ये x की पावर n का फॉर्म हो गया, और अगर x की पावर n का फॉर्म हो गया, डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर बाहर आ जाएगी और एक पावर घटा देंगे जो पहले से एग्जिस्ट करती थी, -1 -2 हो जाएगी। और अब हम लिख सकते हैं कि dy बाई dx की वैल्यू -1/x स्क्वायर हो जाएगी, अगर नीचे आके x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर हमको डिफरेंशिएट करना होता y इज इक्वल टू 1/x की पावर 5, तो क्या करते, हम पहले इसको ऊपर ले जाते, ऊपर ले जाने से ये पावर x की पावर -5 हो जाता, dy बाई dx करते, पावर -5 बाहर आ जाती, पावर को 1 से घटा देते, पावर -6 हो जाती। इस तरीके से हम जहां पर भी पावर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, भले ही वो ऊपर है तो ठीक है, रूट पे है तो पावर हाफ लिख देंगे, नीचे है तो ऊपर ले जाएंगे, पावर है नीचे रहेंगे तो ऊपर ले जाएंगे, पावर में चेंज हो जाएगा क्वेश्चन, और एक बार पावर में चेंज हो जाएगा तो डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन मैं इसमें करा देता हूं। एक क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 1/√x। अब क्या करोगे, रूट एक्स का मतलब कितनी पावर होना, पावर का हाफ होना, तो हम लिख देंगे y इज इक्वल टू एक्स की पावर हाफ। लेकिन हमें क्या चाहिए होता है, हमेशा ऊपर चाहिए होता है, तो माइनस हाफ लिख देंगे। और अब जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये जो माइनस हाफ की पावर है ये बाहर आ जाएगी, और इसमें से 1 माइनस कर देंगे तो x की पावर -3/2 हो जाएगी। तो जो भी क्वेश्चन पावर से रिलेटेड होंगे हमें उसमें वही फॉर्मूला यूज करना है, फॉर्मूला नंबर 9 जो मैंने आपको बताया था, जिसमें हम पावर को बाहर निकालकर ओरिजिनल पावर में से 1 घटा देंगे तो एक नई वैल्यू मिल जाएगी जिसमें हम उस चीज को लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएशन का बेसिक है जो कि सिर्फ पावर से स्टार्ट होता है। अब आगे हम जैसे बढ़ेंगे तो हमें कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को भी समझना पड़ेगा। तो मैं एक एक करके रूल्स में आता हूं, और पहला रूल जो है वो मैं आपको समझाता हूं कि रूल नंबर 1 क्या है। रूल नंबर 1 हमें तब यूज करना है जब हमें
कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके दिया होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमको दिया है y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, ठीक है। तो देखो ये 4 इस x स्क्वायर से मल्टीप्लाइड है, और अगर 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाइड है तो हम जब इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ये 4 जैसा था वो वैसा ही रहेगा। एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, पावर कम होके 1 हो जाएगी, और ये हो जाएगा 8x। ये एक एग्जाम्पल हो गया जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी फंक्शन इस तरीके का दिया हुआ है जिसमें y जो है वो कोई कांस्टेंट है जो हमारे फंक्शन से मल्टीप्लाइड है, तो अगर कोई कांस्टेंट से y हमें जब डिफरेंशिएट करना है इस फंक्शन को, तो इसका डिफरेंशिएशन हम लिखेंगे dy बाई dx इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ f डैश x। अब आप पूछोगे कि f डैश x क्या हो गया। बेसिकली जब हम लिखते हैं कि f ऑफ x, तो ये कोई y का फंक्शन है, जैसे मैंने लिखा y इज इक्वल टू f ऑफ x। जब हम लिखते हैं dy बाई dx, मतलब हम जब इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देते हैं तो ये f डैश x बन जाता है। अगर हम इसको दोबारा भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं और हम लिखते हैं d2y अपॉन dx2, ये पहली बार डिफरेंशिएशन है, ये दूसरी बार डिफरेंशिएशन है, इसको हम लिख देते हैं f डबल डैश x। तो अगर आपको कभी क्वेश्चन में f डैश x निकालने को कहा जाता है तो आपको उसको डिफरेंशिएट कर देना है। f डबल डैश x निकालने को कहा जाता है तो 2 बार डिफरेंशिएट कर देना है। मतलब क्या हुआ, मैं इस बात को समझाता हूं। अब जैसे ये हमारा फंक्शन था y इज इक्वल टू f ऑफ x, हमें जब इसको डिफरेंशिएट करके dy बाई dx निकालना है तो ये कांस्टेंट जो है, ये कांस्टेंट बिना बदले वैसे ही रहेगा, फंक्शन अपना डिफरेंशिएट होके f डैश x में बदल जाएगा। मतलब जैसे y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर का हमें डिफरेंशिएशन करना है, क्या ये 4 कांस्टेंट है? अगर 4 कांस्टेंट है तो 4 तुम देखो वैसे ही रहा। एक्स स्क्वायर जो फंक्शन था उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x हो जाएगा, और फाइनली आंसर 8x के बराबर हो जाएगा। तो कभी भी कोई कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई होता है तो कांस्टेंट में हमें कोई भी चेंज नहीं करना है। अगेन एक नया एग्जांपल लेते हैं, y इज इक्वल टू 5 साइन x। हम जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 5 एक कांस्टेंट है वो वैसे ही रहेगा, और साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जो फॉर्मूले लिखे थे उसमें साइन का डिफरेंशिएशन क्या आता था, साइन का डिफरेंशिएशन आता था cos x। ठीक है, तो 5 कांस्टेंट वैसे ही रहा, साइन का डिफरेंशिएशन cos x। उसी तरीके से लिखा होता y इज इक्वल टू 5 या y इज इक्वल टू 3 log x। अब तुम फॉर्मूला अगर कंसीडर करो तो फॉर्मूले में मैंने log x का डिफरेंशिएशन बताया था। log x का डिफरेंशिएशन क्या था, 1 बाई एक्स। तो जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई है उसको बिना बदले आपको वैसे ही रख देना है, और जो दूसरा टर्म है उसको आपको डिफरेंशिएट कर देना है। नेक्स्ट आते हैं y इज इक्वल टू 5 e की पावर x। तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 5 हमारे कांस्टेंट हमारे फंक्शन से मल्टीप्लाइड है तो 5 वही रहेगा, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x। y इज इक्वल टू 6x की पावर 6। तो हम जब डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई dx तो क्या ये 6 वैसे ही रहेगा, और इसकी पावर जब बाहर आ जाएगी तो 6 पहले से था, या अगर ये 6 और बाहर हो जाएगा तो टोटल 36 हो जाएगा, और पावर 1 से कम हो जाएगी क्योंकि x का 6 का डिफरेंशिएशन होता 6 जो इससे मल्टीप्लाई हो गया x की पावर 5। ठीक है, तो ये जो रूल है मेरे ख्याल से क्लियर है कि अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा तो वो कांस्टेंट को आपको क्या करना है, वैसे ही रहने देना है, आपको दूसरी चीज को डिफरेंशिएट कर देना है। ठीक है, ओके, सेकंड रूल में आते हैं। रूल नंबर 2 क्या है? रूल नंबर 2 उसके लिए है जहां पे जो कांस्टेंट है वो सीधे सीधे x से मल्टीप्लाई हुआ है। दोनों में अंतर समझना, ये कांस्टेंट अगर k बाहर होता तो k अलग होता, फंक्शन अलग होता, लेकिन यहां पर k के साथ ही x मल्टीप्लाई हो गया है। तो ऐसा क्वेश्चन जैसे मान लो मैंने लिखा कि y इज इक्वल टू साइन ऑफ 3x, तो आप देखें तो ये 3x से डायरेक्टली मल्टीप्लाई था। अगर ये लिखा होता y इज इक्वल टू 3 साइन x
तो तुम देख सकते हो कि 3 अलग है और हमारा फंक्शन अलग है, दोनों चीजें अलग है। तो इस जो हमने रूल नंबर 1 सीखा था उसमें क्या सीखा कि ये 3 वैसे ही रहता और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स में बदल जाता। ठीक है, अब अगर हम इस रूल को इसमें देखते हैं तो इसमें करते क्या है ये समझिए आप। अगर कोई कांस्टेंट हमारे x से डायरेक्टली मल्टीप्लाई है तो वो जो भी कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा। जैसे इसमें कांस्टेंट कौन सा है, 3 है, 3 बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब साइन डिफरेंशिएट होकर किससे बदलता है, कॉस में, तो साइन 3x डिफरेंशिएट होकर किससे बदलेगा, कॉस 3x में। तो जो कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है उसको बाहर कर देना है और जो साइन है उसको कॉस में बदल देना है, जैसा कि हमने डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला सीखा था। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला है, नेक्स्ट मान लो क्वेश्चन है y इज इक्वल टू log ऑफ 4x। हमने log x का डिफरेंशिएशन सीखा था, लेकिन क्या 4 इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाइड है, और अगर 4 इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाइड है तो पहला काम क्या होगा कि 4 बाहर आ जाएगा। ठीक, अब फॉर्मूला देखो और देखो कि log का डिफरेंशिएशन क्या होता है। log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो log 4x का डिफरेंशिएशन 1/4x होगा। 4 कैंसिल होके ये 1/x के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये तो रूल नंबर 1 के ऊपर बेस था, बाकी हम ये प्रॉब्लम कर रहे हैं। अब अगर दिया है y इज इक्वल टू e की पावर 7x, क्या ये 7x के संग मल्टीप्लाइड है? जो भी चीज x के संग मल्टीप्लाइड होती है, जो भी कांस्टेंट x के संग मल्टीप्लाई होता है वो बाहर आ जाता है, और जो भी डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला था, जैसे e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x था, e की पावर 7x का डिफरेंशिएशन e की पावर 7x ही रहेगा। ठीक है, ये कुछ प्रॉब्लम्स हो गई, यहां पे कुछ करी। अब नेक्स्ट आता है y इज इक्वल टू, मान लो लिखा है cos ऑफ 4x, क्या ये 4 x से मल्टीप्लाइड है? तो हम जब डिफरेंशिएट करेंगे तो जो भी कांस्टेंट x से मल्टीप्लाइड है वो बाहर आ जाएगा। cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन होता है। cos 4x है तो माइनस साइन 4x, cos x होता तो माइनस साइन x। ठीक है, अगर लिखा होता y इज इक्वल टू 5 साइन 4x, तो अब यहां पर देखिए क्या हुआ है, ये वाला 5 बाहर है, तो ये 5 अगर बाहर है तो dy बाई dx जब निकालेंगे तो 5 बाहर है तो 5 तो वैसे ही रहेगा। ये पहला रूल, जिसमें कांस्टेंट बाहर था तो बाहर ही रहेगा। और क्या ये वाला 4 x से मल्टीप्लाइड है, तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या ये वाला 4 बाहर आ जाएगा, और साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है तो ये cos 4x से बदल गया, ये आ जाएगा 20 cos 4x के बराबर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये क्लियर है आपको रूल नंबर 2 और रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 में कांस्टेंट बाहर होता है तो वो वैसे ही रहने देते हैं, उसको कुछ डिस्टर्ब नहीं करते हैं। रूल नंबर 2 में कांस्टेंट x के संग मल्टीप्लाई होता है, और अगर x के संग मल्टीप्लाइड है तो वो जो x के संग मल्टीप्लाइड है वो बाहर हो जाता है। जैसे साइन 4x था तो 4 बाहर चला जाएगा, और साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है तो 4 बाहर चला गया और साइन 4x बदल जाएगा cos 4x में, तो 4 cos 4x। ठीक है, तो ये रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 है। आगे के जो रूल्स हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, और आगे के रूल्स में हम लोग डिवीजन रूल आता है, मल्टीप्लिकेशन रूल आता है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का रूल आता है, और चेन रूल आता है। तो अगर आप बेसिक्स क्लियर करते हैं तो हमें फिजिक्स में जितनी जरूरत है वो सारे डिफरेंशिएशन आप कर सकते हैं। हमें फिजिक्स में एक बेसिक डिफरेंशिएशन करना आना चाहिए, क्योंकि उसी के ऊपर क्वेश्चन अगर आते हैं तो यूज होते हैं। ठीक है, लेकिन आप अगर ये फॉर्मूले जो है स्टैंडर्ड फॉर्मूले वो आप याद रखें, और जो जो रूल मैं बताता जा रहा हूं उसके ऊपर खुद से ये क्वेश्चन अगर करते हैं तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है।